वह समाशोधन के उत्तर पूर्व में एक अवसाद पर पहुंची जो उससे लगभग 2 ली दूर थी। उसने 3 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा और एम्बर, मटन फैटजेड, अजुराइट, फिरोजा और सिनेबार को दफना दिया। इनमें से प्रत्येक रत्न का वजन कम से कम 500 ग्राम और विशेष रूप से शुद्ध होना चाहिए। इन बेहतरीन रत्नों को इकट्ठा करने के लिए उसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था और मकर सिंह और आर्य सुमेधा से काफी उधार लिया था। मिट्टी को ढकने के बाद काव्या ने जमीन पर घुटने टेक दिए, अपनी तलवार से खुद को सहारा दिया और प्रार्थना में अपना सिर झुकाया। इस गठन के लिए 2 बार प्रार्थना की आवश्यकता थी, एक बार सेटअप के दौरान और एक बार सक्रियण के दौरान। दोनों मंत्र अलग अलग थे, जैसे गुप्त कोड का आदान प्रदान। मंत्र अन्य संरचनाओं की तुलना में अधिक जटिल था और इसे इलाके के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता थी, जो गठन में भिन्नता पैदा कर सकता था। यह सब खत्म करने के बाद काव्या उठ खड़ी हुई, इधर उधर घूमती रही और लापरवाही से एक छोटे से राक्षस को पकड़ लिया। उसने दानव को तब तक पीटा जब तक कि वह उसे सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते को देखने के लिए ले जाने के लिए सहमत नहीं हो गया। छोटे दानव ने मना करने की हिम्मत नहीं की और उसका नेतृत्व किया। सभी चोटिल और सूजे हुए। रास्ते में उनका सामना कई अन्य खोजी राक्षसों से हुआ, जो काव्या को देखकर युद्ध के नारे लगाते हुए ढोल और घड़ियाल बजाते थे। अधीर, उसने अपनी तलवार से एक को मार डाला, जिससे अन्य लोग तितर-बितर हो गए। इसके साथ खबर जल्दी से अन्य राक्षसों में फैल गई और सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता उसे पकड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया। काव्या ने अपनी तलवार पकड़ ली, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और नफरत से कहा, सुनहरे बालों वाले कुत्ते, मुझे मेरी छोटी बहन की जान वापस दे दो। सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता गुस्से में उड़ गया और उसने हमला करने के लिए अपना चाकू उठाया। अन्य राक्षसों ने भी स्वाभाविक रूप से हमला करने के लिए अपने हथियार उठाए। क्रोध और घृणा से प्रेरित काव्या ने अपनी तलवार सामान्य से भी अधिक तेजी से और अधिक तीव्रता से चलाई। हत्या के इरादे से घिरी हुई, उसने बिना किसी नुकसान के कई विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई आदान प्रदान के बाद सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने पहले अपने पैर को घायल कर लिया था, अपनी सीमित गतिशीलता के कारण खुद को तेजी से नुकसान में पाया। वह रुक गया और पहले की तरह उसने अपनी कमर से छोटा ड्रम हटा दिया। ढोल का विस्तार होने के बाद उसने मंत्र का जाप करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। बूम बूम बूम। काव्या की अभिव्यक्ति भ्रमित हो गई और उसकी हरकतें धीमी हो गईं। उसे कुछ एहसास हुआ, उसने अपना सिर हिलाया और उसकी टकट की कुछ हद तक साफ हो गई, लेकिन फिर से भ्रमित होने से पहले केवल क्षण भर के लिए। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने उपहास किया, उस सुंदर लड़के के बिना जो आपके लिए अपनी तलवार बजाता है, चलो देखते हैं कि आप कब तक पकड़ सकते हैं। बूम बूम बूम। काव्या ने अपना सिर पकड़ लिया, बेहद दर्द हो रहा था और उसकी तलवारबाजी अराजक हो गई। अन्य राक्षसों ने सभी नेवला खोपड़ी के सामान पहने थे जो ड्रम के जादू का विरोध कर सकते थे, इसलिए केवल वह मानसिक रूप से विचलित थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और थोड़ी देर के लिए बेतहाशा वार किया। राक्षसों ने अवसर का लाभ उठाया, एक समूह में आगे बढ़े, उसे नीचे गिरा दिया और उसे रस्सियों से बांध दिया। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने अपना ड्रम हटा दिया और हंसा, इतनी उच्च खेती के साथ उसे स्वादिष्ट स्वाद लेना चाहिए। जल्दबाजी मत करो, आगे आया और पूछा, बड़े भाई, क्या हमें अन्य 2 को भी नहीं पकड़ना चाहिए? मरा हुआ भी स्वादिष्ट लग रहा था, क्यों न उसे खोद कर खा जाए? एक समय में एक। जटिलताओं से बचने के लिए आइए पहले इसे खाएं। ढोल की थाप के बिना काव्या की आंखों ने अपनी स्पष्टता वापस पा ली। उसने उसे ठंड से देखा, क्या आपको डर नहीं है कि मैं चारा हूं? सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता दिल खोलकर हंसा। छोटे, तुम वास्तव में बहुत छोटे हो। यदि आप वास्तव में चारा होते तो आपने इतना खुलकर नहीं पूछा होता। सच कहूं तो मैं पहले थोड़ा चिंतित था, लेकिन आपकी यह बात सुनने के बाद मैं आश्वस्त हूं। भाइयों, जाओ तेल की कड़ाही गर्म करो। चूंकि हम इस छोटी महिला को नहीं काट सकते, इसलिए हम उसे भून लेंगे। राक्षसों ने काव्या को वापस समाशोधन में खींच लिया, जयकार करते हुए और हंसते हुए। क्रोधित न हों और जल्दबाजी न करें, दूसरों को आग लगाने और तेल गर्म करने के लिए प्रेरित करें। अब तक चमकीला चांद पश्चिम की ओर बढ़ चुका था
और नारंगी लाल लपटे शुद्ध सफेद चांदनी के नीचे कड़ाही के पिचकाले तल को खुशी खुशी चाट रही थीं। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने फिर से अपना छोटा ढोल पीटना शुरू कर दिया। मंत्र के बिना यह सिर्फ एक सामान्य ड्रम था, हालांकि इसकी ध्वनि सबसे अधिक दूर तक जाती थी। चंद्ररतन पर्वत अनगिनत गुफाओं से भरा हुआ था, जिनमें से कई आपस में जुड़ी हुई थी। जब उसने ढोल बजाया तो गुफाओं में अन्य राक्षसों ने आवाज सुनी और धीरे धीरे बाहर आ गए, समाशोधन में इकट्ठा हो गए। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने शराब का एक प्याला रखा और उत्साह से कहा, भाइयों, यह युवती भले ही युवा हो, लेकिन इसकी खेती गहरी है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यों? बड़े भाई, क्यों? यह और क्या हो सकता है? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसकी खूबियां गहरी हैं। आओ आओ, उसे खाओ और हम सब अपनी खेती बढ़ाएंगे। आज हर किसी को इस मानव मांस का हिस्सा मिलता है। आओ आओ, बड़े भाई जिंदाबाद। बाद में भाई टाइगर की कब्र के लिए सूप का एक कटोरा बचाओ। अगर उसने उस महिला को नहीं मारा होता तो यह छोटी महिला अपने होश नहीं खोती और हमारे जाल में नहीं फंसती। भाई टाइगर के अलावा हमारे अन्य सभी गिरे हुए भाइयों को भी हिस्सा मिलता है। बड़ा भाई बुद्धिमान है, बड़ा भाई धर्मी है। काव्या ने चुपचाप जयकार करते हुए राक्षसों को देखा, पास में उबलते तेल की कड़ाही पर नजर डाली और पूछा, क्या अब हर कोई यहाँ है? हर कोई यहाँ है, सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने उत्तर दिया, फिर तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। यह छोटी महिला फिर से ऐसा सवाल क्यों पूछ रही थी? उसने गुस्से में उसे शाप दिया, बदबूदार लड़की, अभी भी एक अभिनय कर रही है जब मौत आपके दरवाजे पर है। अच्छा है कि हर कोई यहाँ है, काव्या ने कहा। वह इस कृत्य को करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी थी, क्योंकि वह एक भी दानव को भागने नहीं देना चाहती थी। कुछ बिंदु पर हवा बढ़ गई थी। कड़ाही के नीचे की लपटें हवा में बेतहाशा टिमटिमा रही थीं, हिंसक रूप से कांप रही थीं, जैसे कि भयभीत हों। टिमटिमाती आग की रोशनी में उसका चेहरा और भी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखाई दिया। उसकी गहरी आंखें अविश्वसनीय रूप से चमकीली थीं। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने उसके होंठों को हिलते हुए देखा। उस पल में उसे एक खतरनाक पूर्वाभास हुआ, उसके पशु स्वभाव की एक वृत्ति। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अचानक महसूस किया कि जमीन हिल गई है। एक अभूतपूर्व बढ़ती शक्ति उसके पैरों के नीचे इकट्ठा हो रही थी और उसके शरीर की रस्सियां पहले ही ढीली होकर जमीन पर गिर चुकी थीं। सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक में कहा गया है कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों में अपनी अनूठी शक्ति है, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, हवा, गड़गड़ाहट, पानी, आग, पहाड़ और दलदल की शक्तियां सबसे मजबूत हैं। कोई भी वर्तमान वातावरण के आधार पर एक निश्चित शक्ति पर भरोसा करके अस्थायी रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है। यह प्रवर्धन 100 या 1000 गुना तक पहुंच सकता है, लेकिन प्रवर्धन जितना अधिक होगा, अपने आप पर उतना ही गंभीर टोल होगा और बाद में उतना ही अधिक थका हुआ होगा। काव्या ने खुद को बढ़ाने के लिए पहाड़ की शक्ति पर भरोसा करते हुए अपने परिवेश के साथ काम करना चुना। गठन का नाम माउंटेन रिलायंस। इस समय उसने अपने खून में खेती को महसूस किया, एक ऊंचे पहाड़ को देखने के रूप में राजसी, ऊंची लहरों की तरह अशांत, उसे सब कुछ नष्ट करने के लिए एक आवेग दे रहा था। वह धीरे धीरे हवा में उठी, उसके काले बाल उड़ रहे थे, उसकी चमकदार लाल स्कर्ट बेतहाशा लहरा रही थी। उसने भावहीन रूप से उसकी ओर देखा, उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं, जैसे कि एक बग को मरने वाले देख रही हो। सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा से इतना उत्पीड़ित था कि वह मुश्किल से सांस ले सकता था। उसकी सुनहरी आंखें सदमे से भर गईं, उसका शरीर सहज रूप से डर से कांप रहा था। उसने उसकी चौड़ी आंखों को देखा। ऐसे समय में कुछ कहने के लिए भी उसकी सारी हिम्मत जुटाने की जरूरत थी। आप वास्तव में कौन हैं? वह जो तुम्हें मार डालेगा। मकर सिंह सपना देख रहा था। उसने सपना देखा कि कोई उसके कान से हंस रहा है, भूत की तरह हंस रहा है। हंसते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वे उसे एक जीवित कठपुतली में बदल देंगे। उसका दिल डर से भर गया क्योंकि वह पहाड़ों के माध्यम से बेतहाशा दौड़ता था, गिरता था और उसका सिर खून से लथपथ हो जाता था। बाद में उसे अचानक बहुत भूख लगी,
और उसने तब तक औषधीय गोलियां निगल ली जब तक कि उसका पेट असहनीय दर्द में नहीं था। उसने हिंसक रूप से उल्टी की और उल्टी के बाद उसने और गोलियां निगल ली। फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के कोई तलवार से उसका पीछा कर रहा था, उसे बार बार छुरा घोंप रहा था, हर जगह खून छोड़ रहा था। पूरी दुनिया लाल सागर में डूब गई थी। वह संघर्ष करना चाहता था, मदद के लिए पुकारना चाहता था, लेकिन वह आवाज नहीं कर सकता था, केवल कमजोर सांस ले रहा था। अंत में वह अपनी पूरी ताकत से उठने में कामयाब रहा और दौड़ना जारी रखा, धीरे धीरे खुद को बर्फ के मैदान पर दौड़ते हुए पाया। आकाश में अंधेरा था, बर्फ की सतह एक विशाल सफेद विस्तार थी और दुनिया खाली और ठंडी थी। वह पूरी तरह से थक जाने तक दौड़ा लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं की क्योंकि भेड़िए पीछे से उसका पीछा कर रहे थे। भेड़िए की संकीर्ण आंखें थीं जो उसके पीछे करीब रहते हुए चमकती थीं। वह भेड़िए की लार निगलने की आवाज भी सुन सकता था। जैसे ही वह दौड़ा, उसने आगे एक आगलाल आकृति देखी। उसके दिल में अचानक आशा उमड़ पड़ी और वह उस आकृति की ओर दौड़ा। करीब और करीब वह उस सिलहूट की ओर बढ़ा। जैसे ही वह लाल परिधान के किनारे को छूने ही वाला था, अचानक उसके पैरों के नीचे की बर्फ फट गई और वह आकृति बर्फ के छेद में गिर गई। वह भारी निराशा से ग्रस्त था। नहीं। मकर सिंह ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठ बैठा। वह सांस के लिए हांफते हुए घूर रहा था। फिर उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और चारों ओर देखा। गुफा के बाहर का आकाश चमकने लगा था और भोर की रोशनी ने उसकी दृष्टि में एक पीला सियान उद्घाटन किया। आर्य सुमेधा गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी, धीरे से कह रही थी, वह वापस आ गई है। काव्या वापस आ गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह अपने दांत पीस रही थी, उसकी आंखें कुछ खाली टकटकी के साथ सीधे आगे की ओर टिकी हुई थीं और उसके हाथ में वह एक रस्सी खींच रही थी। सिर लटक रहे हैं। यदि मरने से पहले एक ह्यूमनॉइड दानव का सिर काट दिया जाता है, तो मृत्यु के समय सिर अपना आकार बनाए रखेगा। तो रस्सी पर सिर ज्यादातर ह्यूमनॉइड थे, कुल मिलाकर लगभग 20 से कम, एक साथ बंधे हुए थे और मुड़े हुए अजगर की तरह जमीन पर घसीटते थे, जिससे किसी की खोपड़ी में झुंझुनी हो जाती थी। सामने के सिर के सुनहरे बाल थे और सुनहरी आंखों से घूर रहा था, उसका चेहरा आतंक से भरा हुआ था, यह सुनहरे बालों वाला हाउंड था। इन सिरों पर जमा हुआ खून सुबह की ओस से घुल गया था, जिससे घास पर खून का एक पतला निशान निकल गया था, जो एक छोटे से रास्ते की तरह घूम रहा था। यह गुफा के प्रवेश द्वार तक सभी तरह से घाव कर दिया। आर्य सुमेधा मूर्ख की तरह अपना मुंह थोड़ा खुला रखकर वहां खड़ी थी। जैसे ही वह पास आ रही थी, चुपचाप घूर रही थी क्योंकि उसने गुफा में सिर की लंबी डोरी खींच ली थी। इस समय वह इतना सदमे में था कि उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। काव्या ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि सब कुछ ठीक है। रोशनी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी और मकर सिंह अभी अभी जाग गया था, एक पैर मोड़कर जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें उसकी हरकतों का पीछा कर रही थीं। जब वह उसके सामने चली गई, तो आखिरकार उसने महसूस किया कि उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई है। वह जो सांस पकड़ रही थी, वह बिखर गई और वह एक धमाके के साथ आगे गिर गई। जब मकर सिंह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो वह भी पूरी तरह से जाग गया। उसकी आंखों को कसकर बंद देखकर वह चौंक गया और ध्यान से उसकी जांच की, केवल यह पता लगाने के लिए कि वह घायल नहीं हुई थी, बल्कि बस सो गई थी। यह वह बहुत जल्दी सो गई। वह नहीं जानता था कि हंसना है या रोना है, क्योंकि उसने उसके शांतिपूर्ण, लगभग निर्दोष सोते हुए चेहरे को देखा और फिर उसके नीचे लुढ़कते हुए सिरों को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। यह एक तरह का प्यारा था। मकर सिंह उसके सिर को थपथपाना चाहता था, लेकिन आर्य सुमेधा को उनकी ओर देखते हुए उसे अपने आवेग को नियंत्रित करना पड़ा। जब काव्या उठी, तो उसने देखा कि रोशनी अभी भी सो रही थी, उसकी सांसें तेज और स्थिर थीं। आर्य सुमेधा शायद पूरी रात जागती थी और अब सो भी गई थी। वह जमीन पर बैठ गया। गुफा की दीवार के एक अपेक्षाकृत सपाट हिस्से के खिलाफ उसकी पीठ थी, एक हाथ में उत्तर सागर तलवार थी। उसके दोनों पैर लापरवाही से जमीन पर फैले हुए थे, अत्यधिक लंबे दिख रहे थे। काव्या ने अपनी निगाहें घुमाईं
और गुफा के बाहर से तेज रोशनी ने उसे भंगापन कर दिया। वह गुफा से बाहर चली गई। बाहर सूरज पहले से ही आकाश में ऊंचा था। शरद ऋतु की सुबह के सूरज ने रंगीन पहाड़ों में एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची, आधा उज्ज्वल और आधा मंद। मकर सिंह गुफा के प्रवेश द्वार से कुछ ही दूरी पर एक गिरे हुए मृत पेड़ पर बैठा था। उसके झरने जैसे काले बाल उसके सिलहूट का हिस्सा छुपा रहे थे। काव्या उसके पास चली गई और उसके पास बैठ गई। यह देखकर कि यह वही था, मकर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जागो मम्हम्मा। काव्या ने अपना सिर झुका लिया, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाते हुए उसे देखा। उसने हमेशा महसूस किया था कि जब वह मुस्कुराता है तो यह एक खाली निगाहों के साथ मुखौटा पहनने के रूप में नकली लगता है। उसे यकीन नहीं था कि यह कब बदल गया था, लेकिन उसकी मुस्कान अब उतनी नकली नहीं लग रही थी। वह दूसरे व्यक्ति को आकाशगंगा की तरह शानदार आंखों से देखेगा। प्यास? उसने पूछा। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने सीधे एक कटोरे के आकार के बारे में एक बड़ी पन्नारे बांस की ट्यूब उठाई जो उसके बगल में रखी गई थी। बांस की नली में बांस के और भी मोटे टुकड़े से बना ढक्कन था। मकर सिंह ने ढक्कन हटाकर ट्यूब उसे सौंप दी। बांस की नली साफ पानी से भरी हुई थी। काव्या समारोह में खड़ी नहीं हुई और कई बड़े कौर निगलते हुए ट्यूब ले ली। शुद्ध मीठे पानी में बांस की खुशबू का संकेत था। शायद वह वास्तव में प्यासी थी, क्योंकि उसे बांस की नली में पानी विशेष रूप से स्वादिष्ट लगा। वह आदतन अपने होठों के कोने पर नमी को चाटती थी और मुस्कुराती थी, आपको पानी कहाँ से मिला? मकर सिंह ने अपनी निगाहें घुमाईं और जवाब दिया, सुबह की ओस। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बहुत प्यारा है। काव्या ने कुछ और घूंट लिए और बांस की नली उसे वापस दे दी। मकर सिंह ने ढक्कन वापस लगा दिया और बांस की नली को वापस अपनी तरफ रख दिया। काव्या ने फिर से अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका दिया और उसकी ओर देखा। मकर सिंह के कान अनजाने में गर्म हो गए। पहाड़ी हवा कुछ गर्मी छीन लेती है, अतीत में बह रही है। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आपके पास प्रश्न है। मम्मा, क्या आप मुझे इसके बारे में बताना चाहते हैं? मकर सिंह ने अपने घुटनों पर हाथ रखा, अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसके बालों में लाल रिबन हवा में अपने चमकदार काले बालों के साथ लहरा रहा था। थोड़ी देर बाद कमल का फूल फिर से उसकी छाती के सामने प्रकट हो गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और एक विचार के साथ सुंदर कमल का फूल धीरे धीरे काव्य की ओर तैर रहा था। आखिरकार वह उसके सामने रुक गया। शायद इसलिए कि यह दिन का समय था, यह उतना उज्ज्वल नहीं दिखाई दिया जितना कि कल रात पहली बार दिखाई दिया था, लेकिन क्योंकि यह काफी करीब था, काव्या इसे और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती थी। इसमें कुल 7 पंखुड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक एक आकर्षक, गोल वक्र में प्रकट होती थी, जैसे हवा से भरी छोटी पाल। पंखुड़ियों की सतह सोने की धूल के समान महीन रेत की तरह सोने से सजी हुई थी। टिप के करीब सोने की धूल उतनी ही अधिक केंद्रित हो गई, जब तक कि बहुत सिरे पर यह जिनकगो पत्ती जैसे पीले रंग में एकत्रित नहीं हो गई। पुंकेसर सुनहरे धागों की तरह बुने गए थे, जिसके शीर्ष पर कुछ क्रिस्टल स्पष्ट ओस की बूंदें संघनित थीं। पूरा फूल अब एक हल्की, सुरुचिपूर्ण कमल की खुशबू का उत्सर्जन कर रहा था, जिस तरह से वह अक्सर मकर सिंह से सूंघती थी। कमल का यह फूल इतना सुंदर था कि काव्या बिना पलक झपकाए उसे घूरती रही, यहाँ तक कि उसकी सांसों को नरम कर देती थी। उसकी आंखों में विस्मय की चमक थी। मकर सिंह ने कहा, इसे गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस कहा जाता है, जो मेरा जन्म का खजाना है। यह सुंदर है, काव्या ने कहा। यह वास्तव में सबसे सुंदर कमल था, नहीं, सबसे सुंदर फूल जिसे उसने कभी देखा था। फिर उसने पूछा, क्या मैं इसे छू सकता हूं? मकर सिंह को नहीं पता था कि कैसे जवाब दिया जाए। उसे छूने नहीं देना उसे कंजूस लगेगा, लेकिन अगर उसने इसकी अनुमति दी। खैर, निर्णय के साथ संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने पहले से ही इसे छूना शुरू कर दिया था। उसकी आपत्ति न सुनते हुए काव्या ने इसे मौन अनुमति के रूप में लिया, क्योंकि मकर मूल रूप से एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह बाहर पहुंची और धीरे से अपनी उंगलियों से एक पंखुड़ी को छुआ। पंखुड़ी साधारण पौधों की तरह ठंडी नहीं थी, यह स्पर्श करने के लिए गर्म और कुछ नरम महसूस हुआ।
काव्या इस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे लगा कि यह फूल न केवल सुंदर था, बल्कि काफी मनमोहक भी था, और इसका एक अच्छा नाम था। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जारी रख सकती थी। उसकी उंगलियों ने धीरे से पंखुड़ी के वक्र को कुछ और बार ट्रेस किया। मकर सिंह। यह गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस उनका जन्म का खजाना था, जो आमतौर पर उनके दिल के क्षेत्र में पोषित होता था और उनके दिल के मेरिडियन से जुड़ा होता था। कमल जो कुछ भी महसूस कर सकता था, वह बिल्कुल वैसा ही महसूस कर सकता था, बिना किसी अंतर के। दूसरे शब्दों में, काव्या ने इसे कैसे छुआ यह उसके बराबर था कि उसने उसे कैसे छुआ। युवती की नरम उंगलियां उसके शरीर की गर्माहट को ले जा रही हैं, हल्के से टैप कर रही हैं, फिसल रही हैं और उसके दिल को सहला रही हैं। मकर सिंह की सांस अनियमित हो गई, उसका खून बह गया और उसकी स्पष्ट आंखों में धीरे धीरे एक ज्वार उठ गया। कमल की खुशबू तेज हो गई थी। यह अब पहले से ताजा, सूक्ष्म लालित्य नहीं था, बल्कि कुछ हद तक आक्रामक समृद्धि थी, जैसे कि बादल अपनी बारिश छोड़ने वाले थे, एक भारी नमी के साथ किसी के चेहरे पर प्रहार कर रहा था। यह सुगंध शराब की तरह समृद्ध थी, जिससे काव्या को थोड़ा नशा का एहसास हो रहा था, जैसे कि उसे एक भव्य सपने से बाहर निकाला जा रहा हो। उसका पूरा अस्तित्व वास्तविकता और कल्पना के बीच कहीं एक सुंदर स्थिति में था। उसने खुशी से खुशबू ली। यह और अधिक सुगंधित होता जा रहा है। मकर सिंह। काव्या ने मकर सिंह की अनियमित सांसों को देखा और उसकी ओर देखने लगी। नजारा ने उसे जमकर रख दिया। वह शर्मा रहा था, उसके होंठ कसकर एक साथ दबाए हुए थे, चुपचाप उसे देख रहे थे। जब उसने उसकी ओर देखा, तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, प्रकाश की गहरी लहरें उसकी गहरी निगाहों में नृत्य कर रही थी। काव्या। उसे अचानक जन्म के खजाने की विशेष प्रकृति के बारे में सब कुछ याद आ गया। उसने अपना हाथ ऐसे हटा लिया जैसे कि जल गया हो, उसका चेहरा भी शर्मिंदगी से गर्म हो गया। काव्या को लगा कि वह अभी तक पूरी तरह से जाग नहीं पाई है। वह कैसे भूल सकती थी कि जन्म के खजाने ने अपने मालिकों के साथ संवेदनाएं साझा की। उसे क्या करना चाहिए? ऐसा लग रहा था कि उसने उसका फायदा उठाया है। क्या उसे माफी मांगनी चाहिए? इसे जोर से कहने से यह और भी अजीब हो जाएगा। बस एक पल के लिए झिझकने के बाद काव्या ने पूरे रास्ते गूंगा खेलने का फैसला किया, बेशर्मी से कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया और कुछ भी नहीं हुआ था। उसने शांति से कहा, मैंने काफी देखा है, अब आप इसे दूर रख सकते हैं। लेकिन मकर सिंह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे रहा था। तुम बदमाश। ड्रेल। काव्या भाग गई। उन्होंने मकर सिंह को सीधे बोलने और सभी को असहज करने के लिए दोषी नहीं ठहराया। वह उसे समझ सकती थी। आखिरकार उसे किसी ने बेवजह छुआ था, और यह तथ्य कि उसने उसके चेहरे पर मुक्का नहीं मारा, उसे उसके अच्छे चरित्र का प्रमाण माना जाना चाहिए। वह जल्दी से, मैं जाकर देखती हूं कि रोशनी अभी तक जाग रही है या नहीं, और गुफा में लौट आई। मकर सिंह की निगाहें पीछे से अपना पीछा करते हुए महसूस करते हुए, काव्या के कदम कुछ अस्थिर हो गए और वह लगभग गिर गई। उसने नहीं सोचा था कि यह अपराध बोध के कारण था, बल्कि इसलिए कि कल रात से माउंटेन रिलायंस फॉर्मेशन ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को कम कर दिया था, जिससे उसका शरीर अब कमजोर हो गया था, जिससे उसकी अस्थिर चाल थी। इसके अलावा उसे संदेह था कि गठन ने न केवल आध्यात्मिक शक्ति को खत्म कर दिया बल्कि मन को भी प्रभावित किया। अन्यथा वह अपने स्वामी के साथ संवेदनाओं को साझा करने वाले एक जन्मजात हथियार जैसी महत्वपूर्ण चीज को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। लेकिन पीछे मुड़कर सोचते हुए, यह वास्तव में अद्भुत गंध आ रही थी। रुको, रुको, रुको। इसके बारे में मत सोचो, बस भागो। एक पल में मकर वास्तव में उसे मारने के लिए आ सकता है। काव्या गुफा में लौट आई, अपना चेहरा रगड़ा और रोशनी के पास झुक गई। रोशनी के चेहरे पर एक स्वस्थ लाली थी और वह नींद से बात कर रही थी। हम अंडरवर्ल्ड में इस तरह की चीज क्यों खाते हैं? क्या हम कुछ बेहतर नहीं खा सकते? काव्या। उसे यह मनोरंजक लगा और उसने रोशनी के साथ सगाई कर ली। वे अंडरवर्ल्ड में क्या खाते हैं? रोशनी, गहरे तले हुए भूखे भूत, बिना किसी मांस के। काव्या, और क्या? रोशनी, हल चलतला हुआ भेड़िया दिल, ठंडा मिश्रित कुत्ते के फेफड़े।
चारकोल ग्रिल्ड यक्ष। इन सभी में काफी अंडरवर्ल्ड स्वाद था। काव्या को यह मनोरंजक लगा और वह सोती हुई रोशनी के साथ बातचीत करने लगी। जब आर्य सुमेधा उठी तो उसने देखा कि वे दोनों, एक बैठा है और एक लेटा हुआ है, चर्चा कर रहे हैं कि क्या उबले हुए बैलसिर और घोड़े चेहरे का स्वाद अच्छा होगा और कौन से मसाले स्वाद को बढ़ाएंगे और बनावट में सुधार करेंगे। यह किस तरह की अंडरवर्ल्ड चीज है, आर्य सुमेधा बुदबुदाया, ऐसा महसूस करते हुए कि वह अभी भी आधी नींद में होगा। काव्या बातें करते करते थक गई थी और उठ खड़ी हो गई थी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि आर्य सुमेधा पहले से ही जाग रही थी, कोने में खड़ी होकर उसे और रोशनी को अवर्णनीय भाव से देख रही थी। जागो? उसने पूछा। हाँ। वह काफी देर से सुन रहा था। उसी समय मकर सिंह भी अंदर चला गया, एक हाथ अपनी पीठ के पीछे और दूसरे ने बड़ी हरी बांस की नली पकड़े हुए। उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई थी और समृद्ध सुगंध कम हो गई थी। यह देखकर कि आर्य सुमेधा जाग रही है, मकर सिंह ने उसे बांस की नली सौंप दी। थोड़ा पानी लो। धन्यवाद। आर्य सुमेधा को वास्तव में प्यास लगी थी। उसने सिलेंडर लिया, ढक्कन हटा दिया और हाथ में ट्यूब लेकर पीने ही वाला था। मकर सिंह ने अचानक कहा, पीने के लिए ढक्कन का प्रयोग करो। ओह! आर्य सुमेधा ने फिर ट्यूब के ढक्कन में पानी डाला और उसे अपने होठों तक उठाते हुए पूछा, यह पानी कहाँ से आया? उसने अपना सिर पीछे झुका लिया और एक बड़ा घूंट लिया। मकर सिंह के जवाब देने से पहले काव्या अचानक मुस्कुराई और बोली, मैंने बस एक बंदर को बाहर एक पेड़ पर पेशाब करते देखा और उसे बांस की नली से इकट्ठा किया। PFT। आर्य सुमेधा ने तुरंत उसे थूक दिया। मकर सिंह ने फुर्ती से चकमा दिया। YYU, II। आर्य सुमेधा ने हकलाते हुए काव्या की ओर इशारा किया। काव्या ने सीधे चेहरे से कहा, इसे बर्बाद नहीं कर सकता, आप जानते हैं। मकर सिंह मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, साफ सुथरे सफेद दांतों को प्रकट किया। हंसने के बाद उसने काव्या की ओर देखा। काव्या ने अपने हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे हुए थे और उसकी ओर नहीं देखा। आर्य सुमेधा को एहसास हुआ कि काव्या मजाक कर रही थी और उसने राहत की सांस ली, शिकायत में अपना सिर हिलाया। काव्या, तुम बहुत शरारती हो। ऐसा कोई व्यक्ति बिना पीट पीट कर मारे देवरिया कैसे चल सकता है? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसका सिर काफी कठोर था, उसने सोचा, और मदद नहीं कर सका लेकिन चकली कर सका। काव्या भौहें उठाते हुए उसके पास चली गई। बुरा नहीं है, आप अंत में मुस्कुरा रहे हैं। आर्य सुमेधा अचंभित रह गई और बोली, मैं इतनी नाजुक नहीं हूं। लेकिन कल रात वास्तव में कठिन थी। उसने अपनी आंखें थोड़ी नीची की और धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सभी को वापस पकड़ रहा था और रोशनी को भी मेरी वजह से चोट लगी थी। काव्या अपनी बाहों को पार करके उसके बगल में पत्थर की दीवार के खिलाफ झुक गई और पूछा, क्या आपके पहले दोस्त नहीं थे? मेरे पास है, क्यों? क्या दोस्त एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते? आर्य सुमेधा एक पल के लिए चुप हो गई, यह सच है, लेकिन यह हमेशा आप सभी का ख्याल रखते हैं। मुझे कभी तुम्हारी देखभाल करने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा, अगर दोस्ती के लिए इस तरह के स्पष्ट हिसाब रखने की जरूरत है, तो यह व्यापार करने से अलग कैसे होगा? इसके अलावा, भोजन के साथ हमारे साथ व्यवहार करना हमारी देखभाल करने के रूप में कैसे नहीं गिना जाता है? रोशनी आपकी बदौलत मोटी हो गई है। और आपने मुझे जो पैसा उधार दिया है, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सिर्फ छोटी चीजें हैं। काव्या ने जारी रखा, इसके अलावा, आपकी ताकत इतनी कमजोर नहीं है। सुनते ही मकर सिंह की भौहें फड़क उठीं। वह फिर से लोगों को सांत्वना दे रही थी। सांत्वना में उसका कौशल उसके खाना पकाने के कौशल के रूप में अप्रत्याशित था, अक्सर एक ऐसा प्रभाव पैदा करता था जो लोगों को आंसू ला सकता था। इससे पहले कि आर्य सुमेधा के हाव भाव बदल पाते, मकर सिंह ने वहीं से उठाया जहां काव्या ने छोड़ा था। आर्य, तुम्हारे पास प्राकृतिक दिव्य शक्ति है जो वास्तव में साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। यह सिर्फ इतना है कि आपने बहुत देर से शुरुआत की और बहुत कम समय के लिए अभ्यास किया है, इसलिए आपकी नींव उथली है। तेजी से प्रगति करने के लिए आपको कुछ समय चाहिए।
आप जल्दबाजी नहीं कर सकते। आर्य सुमेधा की आत्माएं काफी बढ़ गईं। हाँ, वह दोगुना कठिन अभ्यास करेगा। एक दिन वह एक नायक बन जाएगा जो अपने दोस्तों की रक्षा कर सकता था। जैसे ही तीनों बात कर रहे थे, काव्या ने रोशनी को उसे बुलाते हुए सुना। बड़ी बहन। उसने अपना सिर घुमाकर देखा कि रोशनी जाग गई है और अब उठकर बैठी है, अपनी आंखें मलती है। रोशनी ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा, क्या तुम सब भी मर चुके हो? आर्य सुमेधा ने कहा, हाँ, हम आपका साथ देने आए हैं। महाजों की एक मेज के लिए बस पर्याप्त है, इसलिए कोई भी ऊब नहीं जाएगा। रोशनी ने सिर हिलाया। यह भयानक है, यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। वे तीनों उससे खुश थे। काव्या ने आगे बढ़कर उसकी मदद करते हुए कहा, हम सब जीवित हैं और तुम मरे भी नहीं हो। वास्तव में रोशनी ने उसके सीने को छुआ। घाव बिना कोई निशान छोड़े पूरी तरह से ठीक हो गया था। क्या हुआ? यह एक सपने जैसा लगता है। चलो पहले वापस चलते हैं। हम चलते ही बात करेंगे। फिर जब वे गुफा से बाहर निकले तो आर्य सुमेधा ने स्वेच्छा से सिर की डोरी ले जाने के लिए तैयार किया। काव्या, जिसकी कल रात की ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसे आराम से लेने में खुश थी। अगर वह खुद को ऐसा करने के लिए ला सकती थी तो वह चाहती थी कि मकर और आर्य उसे सेडान कुर्सी पर वापस ले जाएं। रास्ते में रोशनी ने सुना कि वह मकर सिंह के जन्म के खजाने से बच गई है और बेहद उत्सुक हो गई। जन्म का खजाना हमेशा रहस्यमय चीजें रहा है। उनका अस्तित्व ताकत पर नहीं बल्कि भाग्य पर निर्भर था, जिससे वे वास्तव में दुर्लभ हो गए। इसके अलावा मकर सिंह का जन्म का खजाना एक सुंदर फूल था, जिसने इसे और भी दिलचस्प बना दिया। उसकी बड़ी बहन और आर्य दोनों ने रहस्यमय कमल देखा था और केवल उसने नहीं देखा था। रोशनी को बहुत पछतावा हुआ और उसने पूछा, क्या मैं अपना जीवन बचाने वाली देख सकती हूं? बेनेफैक्टमल? मैं इसे नमन करना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, लेकिन झुकने की कोई जरूरत नहीं है। मकर सिंह ने उदारतापूर्वक गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को फिर से बुलाया, इसे उनके सामने प्रदर्शित किया। फिर, जैसे कि चिंतित, उन्होंने कहा, कोई स्पर्श नहीं। काव्या ने अपराधबोध से अपनी निगाहें हटा लीं और उसकी नाक को छुआ। रोशनी ने थोड़ी देर के लिए गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस की सावधानीपूर्वक प्रशंसा की, संतुष्ट महसूस किया। अंत में उसने सम्मानपूर्वक इसे प्रणाम किया। झुकने के बाद उसने कहा, इतनी अच्छी बात के साथ मैं अब और मरने से नहीं डरती। मकर सिंह मदद नहीं कर सके लेकिन उसे याद दिलाया, आपको अभी भी डरना चाहिए। यह वास्तव में आपको मृत्यु से नहीं बचा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सी चोट लगी है, आपको मदद के लिए जीवित रहने की आवश्यकता है। ओह, मैं समझता हूं। इसके बाद चारों पहाड़ से नीचे उतरते रहे। चंद्ररतन पर्वत से गुजरते हुए काव्या को लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा कल रात की तुलना में पतली थी, जो उसे अजीब लगी। तार्किक रूप से दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में धीरे धीरे कम हो रही थी। यहां तक कि अगर कोई पहाड़ पर खेती नहीं करता है तो आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन यह कमी धीरे धीरे मानी जाती थी, रातों रात ध्यान देने योग्य नहीं थी। क्या यह माउंटेन रिलायंस फॉर्मेशन के कारण था? लेकिन उस गठन का सिद्धांत केवल चंद्ररतन पर्वत की शक्ति का उपयोग करके अपनी साधना को बढ़ाना था, न कि पहाड़ को उपभोग करना। इससे आध्यात्मिक ऊर्जा में इतनी उल्लेखनीय कमी नहीं होनी चाहिए। और सम्राट जाकू की शब्दहीन पुस्तक में उल्लिखित शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, या कम से कम पूरी तरह से नहीं, है ना? तो क्या वह यह मान सकती थी कि आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी का उससे कोई लेना देना नहीं था? अगर यह उससे संबंधित नहीं था, तो इसका क्या कारण था? काव्या गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सकी। कल रात रोशनी को बचाने के बाद रोशनी बेहद मंद हो गई थी, लेकिन आज रोशनी फिर से उज्ज्वल, जीवंत हो गई। यह जीवन शक्ति कहां से आई? सबसे पहले मकर सिंह को खारिज किया जा सकता है। वह आज उच्च आत्माओं में था, उस कमजोरी के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था जो आमतौर पर अपनी जीवन शक्ति के साथ एक जन्म के खजाने को पोषित करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस ने चंद्ररतन पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया हो?
यह एकमात्र संभावित उत्तर की तरह लग रहा था। यह जानकर काव्या बहुत चकित हुई। क्या यह जन्म का खजाना आसपास के वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है? और यह इतना कुछ अवशोषित कर सकता है? चूंकि गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस मकर सिंह का जन्म का खजाना था, इसलिए इसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित की थी वह उनके द्वारा उपयोग करने योग्य होनी चाहिए। क्या एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जन्म का खजाना है? यह समझकर आखिरकार उसे एहसास हुआ कि मकर सिंह ने अपनी कम उम्र के बावजूद इतनी अथाह खेती क्यों की थी। इसलिए ईर्ष्या। ईर्ष्या में वह कभी कभी मकर सिंह की छाती पर उत्कट निगाहों से वार करती थी। मकर सिंह, अगर वह तुच्छ अभिनय करना चाहती है तो उसे बस ऐसा कहना चाहिए। वह कोई कंजूस व्यक्ति नहीं था। उसे इस तरह से देखकर कभी कभी उसके दिल को हर बार थंप के साथ विद्रोही बना दिया। थोड़ा आगे चलने के बाद चारों ने समतल जमीन देखी जहां राक्षस एक रात पहले रात के खाने के लिए एकत्र हुए थे। अब समतल जमीन समतल नहीं रह गई थी। दूर से वे देख सकते थे कि बीच में उठने वाली एक छोटी सुनहरी पहाड़ी की तरह क्या दिख रहा था। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, फिर भी आर्य सुमेधा यह दृश्य देखकर चौंक गई थी। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते का शरीर वास्तव में इतना विशाल था। इतना बड़ा होने के लिए उसने क्या खाया था? वह चौड़ी आंखों के साथ करीब चला गया और दृश्य प्रभाव और भी प्रत्यक्ष हो गया। विशाल लाश अपनी तरफ लेटी हुई थी, स्वाभाविक रूप से बिना सिर के। जिस कट पर सिर था वह एक पुल की सुरंग से भी बड़ा था, जिसमें बहुत सारा खून था जिसने समतल जमीन को गहरे लाल रंग में धब्बा लगा दिया था। अब तक खून जमा हो चुका था। सूखे खून के थक्कों का एक बड़ा द्रव्यमान कट को ढक चुका था। पूरी लाश एक बड़ी बोतल की तरह लग रही थी, जिसके मुंह पर तरल सूख गया था। आर्य सुमेधा ने इस बोतल के मुंह को देखा, फिर सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते के अपरिवर्तित सिर को देखा और अजीब तरह से सोचा कि यह भाग्यशाली था कि काव्या ने जीवित रहते हुए अपना सिर काट दिया था। अगर उसे मरने के बाद इसे काटना पड़े तो इतने बड़े सिर को रस्सी पर लटकाना आसान नहीं होगा। गर्दन के कटने के अलावा उसके पेट पर एक घाव भी था, खूनी था। घाव के चारों ओर का फर खून के कारण गुच्छों में एक साथ फंस गया था। पास में कई अन्य जानवरों की लाशें बिखरी हुई थीं, भेड़िए, बाघ और तेंदुए, जिन्होंने कुछ मैला ढोने वालों को आकर्षित किया था। इनमें से कुछ लाशों के सिर गायब थे, लेकिन अधिकांश के पास अभी भी वे थे। आर्य सुमेधा के अनुमान के अनुसार केवल उच्च श्रेणी के राक्षसों को ही काव्या द्वारा अपना सिर काटने का सौभाग्य प्राप्त था। लाशों के घने द्रव्यमान को देखकर आर्य सुमेधा की त्वचा रोंगटे खड़े हो गई। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि काव्या ने यह कैसे किया था। यह महिला कितनी मजबूत थी। आर्य सुमेधा ने सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते की ओर इशारा किया। काव्या से पूछना चाहती थी कि उसने कल रात इसे कैसे मार डाला। काव्या, तुम? काव्या? काव्या जमीन पर बैठी आराम कर रही थी, थका हुआ महसूस कर रही थी। वह एक धमाके के साथ पीछे की ओर गिर गई और फिर से सो गई। आर्य सुमेधा को उसे बुलाते हुए सुनकर उसने जवाब में एक नींद भरी मम्मा दी। मकर सिंह ने झुककर काव्या को अपनी पीठ पर उठा लिया। गहरी नींद में वह बेहद विनम्र थी। उसके अंग उसकी पीठ के खिलाफ धीरे से आराम कर रहे थे। उसकी ठुड्डी उसके कंधे पर टिकी हुई थी। उसकी सांस उसकी गर्दन को गर्म कर रही थी। मकर सिंह को युवती की खुशबू से घिरा हुआ महसूस हुआ। वह नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसने अपनी सांसों को भी नरम कर दिया, जैसे कि उसे परेशान करने का डर हो। यह सोचकर कि जब वे पहली बार मिले थे तो वह कितनी भयंकर लग रही थी, अब की तुलना में जब वह एक छोटी बिल्ली की तरह उसके कंधे पर सोती थी। मकर, तुम किस बारे में मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं। नींद में काव्या का सिर अचानक झुक गया, उसके खिलाफ आराम कर रहा था। मकर सिंह का दिल नरम हो गया। पहाड़ी घाटी का मार्ग कल रात गिरी हुई चट्टानों से अवरुद्ध हो गया था। यद्यपि सिद्धांत रूप में वे उड़ सकते थे, उत्तोलन की ऊंचाई और अवधि सीमित थी और इस तरह से आध्यात्मिक शक्ति को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रोशनी ने एक सफेद लोमड़ी को बुलाते हुए सिक्सपाथ सीलिंग बेल को हिलाया। उसने लोमड़ी से कहा कि वह उन्हें चंद्ररतन पर्वत से बाहर ले जाए, अधिमानतः रतनपुरी शहर की दिशा में। लोमड़ी उन्हें एक गुफा में ले गई।
गुफा के अंदर बाहर की तुलना में काफी ठंड थी। यह जानते हुए कि काव्या इस समय कमजोर है, मकर सिंह को डर था कि उसे ठंड लग सकती है, इसलिए उसने उसके घुटनों को पकड़ लिया और समय समय पर ठंड से बचने में मदद करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को उसके एक्यूपॉइंट्स में स्थानांतरित कर दिया। गुफा काफी विशाल थी, लेकिन मंद रोशनी थी। वे जितने गहरे जाते गए, उतना ही गहरा होता गया। कई उतार चढ़ाव के बाद वे अब उस प्रवेश द्वार को नहीं देख सकते थे जिससे वे आए थे। आर्य सुमेधा ने अंधेरे में सरसराहट करने वाले छोटे कीड़ों को सुना, जो केवल एक शराबी सफेद आकृति को अपनी दृष्टि के काले क्षेत्र में आगे पीछे कूदते हुए देख सकती थी। कुछ चिंतित होकर आर्य सुमेधा ने रोशनी से पूछा, क्या यह छोटी लोमड़ी विश्वसनीय है? मुझे आशा है कि यह हमें यहाँ दम घुटने के लिए भटकाने के लिए नहीं ले जा रहा है। इससे पहले कि रोशनी जवाब दे पाती, वह सफेद आकृति अचानक पलट गई, उछल पड़ी और अपने सामने के पंजे से उसके चेहरे पर स्वाइप कर दी। इसका पंजा गुफा की मिट्टी, ठंडी और थोड़ी रैंक से ढका हुआ था। आर्य सुमेधा ने मन ही मन सोचा कि उस छोटे जीव का स्वभाव काफी गुस्सा था। इसके अलावा उसे एहसास हुआ कि यह दूसरी बार था जब उसे एक छोटे जानवर द्वारा बेवजह थप्पड़ मारा गया था। यह किस तरह का हास्यास्पद भाग्य था। रोशनी ने हंसते हुए कुछ शब्दों के साथ सफेद लोमड़ी को सांत्वना दी। आर्य सुमेधा ने लोमड़ी से भी माफी मांगी और सभी बिना किसी घटना के चलते रहे। गुफा धीरे धीरे मोटी स्याही की तरह काली हो गई, जिससे छोटी लोमड़ी के सिलहूट को भी पहचानना मुश्किल हो गया। मकर सिंह ने अपने गोल्डन फ्रॉस्ट जेट ड्यू लोटस को बुलाया। उनका जन्म का खजाना पिछली रात की तरह ही चमक रहा था, एक छोटे सुंदर फूलों की लालटेन की तरह हवा में तैर रहा था। रोशनी ने नहीं सोचा था कि जन्म के खजाने का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। उसने पीली सुनहरी रोशनी में सभी के सिलहूट को देखा, अपनी बड़ी बहन की गहरी, यहां तक कि सांस को भी सुन रहा था। वह चुपचाप मकर सिंह के पास गई और कहा, मकर, धन्यवाद। उसकी आवाज नरम थी लेकिन उसका स्वर गंभीर था। मकर सिंह ने जवाब दिया, दोस्तों के बीच विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे पहले आपके खिलाफ पूर्वाग्रह रखने के लिए खेद है। रोशनी अपने सिर को खुजलाते हुए बोलते हुए और भी शर्मिंदा होने लगी। मकर सिंह ने उत्सुकता से पूछा, आपके मन में मेरे प्रति क्या पूर्वाग्रह था? यह स्वीकार करना काफी मुश्किल था। रोशनी ने पहले सोचा था कि वह एक सुंदर लड़के की तरह है, जो अपनी त्वचा को गोरी रखता है, उसके बाल चमकदार हैं, उसके शरीर को सुगंधित रखता है, और शायद जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने अपनी पिंकी उंगली को भी बड़े प्यार से बाहर रखा था। उसने मान लिया था कि इन चीजों पर इतना ध्यान केंद्रित करने वाला कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खेती की उपेक्षा करेगा, जिसने समझाया कि इमोर्टल सीकिंग टाउन में अफवाहें क्यों फैलती हैं कि वह बेकार था। क्या वह वास्तव में ऐसा कह सकती है? निश्चित रूप से नहीं। इसलिए उसने अपनी शर्मिंदगी को मुस्कुराहट के साथ कवर किया और कहा, ठीक है, यह सब अब अतीत में है, चलो इस पर ध्यान न दें। मकर सिंह ने एक और सवाल पूछा, क्या तुमने कभी मेरी पीठ पीछे अपनी बड़ी बहन से मेरे बारे में बात की है? कभी नहीं, वह उस तरह की पाखंडी व्यक्ति नहीं थी। अगर उसकी आलोचनाएं होतीं, तो वह उन्हें आपके चेहरे पर कहती, किसी की पीठ पीछे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मकर सिंह ने सिर हिलाया। अच्छा। गुफा अंतहीन लग रही थी। अपने रास्ते में वे मशालों से जगमगाते हुए और पत्थर की मेजों और बेंचों से सुसज्जित एक विशाल हॉल से गुजरे। दीवारों पर कई मानव खोपड़ियां लटकी हुई थीं, जिससे पता चलता था कि यह किसी राक्षस का निवास स्थान था। जब काव्या उठी तो उसने महसूस किया कि मकर आध्यात्मिक शक्ति को उसके पास स्थानांतरित कर रहा है। संक्षेप में सोचने के बाद वह समझ गई कि क्यों और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। उसने रोशनी को मकर सिंह से उस तकनीक के बारे में पूछते हुए सुना जो उसने कल रात अपनी तलवार बजाते समय इस्तेमाल की थी। मकर सिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह तलवार टैपिंग हार्ट क्लियरिंग तकनीक थी। क्या यह भी सूर्य पुष्प संप्रदाय की एक गुप्त तकनीक है? हाँ, लेकिन जल्द ही ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैं इसे आप सभी को सिखाऊं, तो यह अब और नहीं होगा। यह सुनकर काव्या हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मकर सिंह ने पूछा, जागो? हम। काव्या उसकी पीठ से चिपक गई, फिर भी थका हुआ महसूस कर रही थी।
उस पल में उसने सभी शर्म को त्यागने का फैसला किया और बेशर्मी से कहा, लेकिन मकर, मैं नीचे नहीं उतरना चाहती। कृपया मुझे साथ ले चलते रहो। मकर सिंह मुस्कुराया। ठीक है। उसने उसे पहले कभी इतना थका हुआ और कमजोर नहीं देखा था और यह नहीं जानता कि उसे कैसे खुश किया जाए। एक पल के लिए सोचने के बाद उसने ध्यान केंद्रित किया और गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस जो उनके ऊपर मंडरा रहा था धीरे धीरे नीचे उतरा, उसके सामने रुक गया। फिर उसने धीरे से कहा, आगे बढ़ो और इसे छुओ। उनका लहजा ऐसा था जैसे कोई बच्चे को सहला रहा हो। काव्य? मकर सिंह, आप इसे पूरे रास्ते घूर रहे हैं। क्या आप इसे छूना नहीं चाहते? काव्य। वह मकर को कैसे समझा सकती थी कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं थी। लगभग 2 घंटे तक गुफा के माध्यम से छोटी लोमड़ी का पीछा करने के बाद वे आखिरकार दिन के उजाले में उभरे। हरी लताओं के घने पर्दे को एक तरफ धकेलते हुए उन्होंने चंद्ररतन नदी को देखा। अंधेरे में बहुत लंबा समय बिताने के बाद उन सभी ने सहज रूप से अपनी आंखें मूंद ली। यहां नदी धीरे धीरे बहती थी। सूरज पहले से ही पश्चिम की ओर झुक रहा था, पानी की सतह पर सोने के टुकड़े डाल रहा था। अपनी ऊंची स्थिति से नीचे देखने पर नदी का खंड सुनहरे तराजू से झिलमिलाती एक बड़ी मछली जैसा दिखता था। छोटी लोमड़ी को धन्यवाद देने और विदाई देने के बाद चारों चंद्ररतन नदी के किनारे पूर्व की ओर चले गए। 1 घंटे से भी कम समय में उन्होंने परिचित गोदी को देखा। शादी की बारात बीत चुकी थी, इसलिए डॉक में अब ओपेरा प्रदर्शन या कलाबाजी नहीं थी, जिससे यह कल की तुलना में बहुत शांत हो गया था। सूरज पहले से ही क्षितिज द्वारा आधा निगल लिया गया था, जिससे नदी की सतह लाल हो गई थी। यह चमकीले लाल साटन के एक विशाल टुकड़े की तरह लग रहा था, जिसमें गुजरने वाली नावें कपड़े में जड़े विभिन्न रंगीन जेड पत्थरों की तरह दिखाई दे रही थी। लोगों का एक समूह गोदी के किनारे पर इकट्ठा हुआ था, टेबल और बैनर लगा रहा था, कुछ चर्चा कर रहा था जबकि कुछ ने आंसू पोंछे थे। शरद ऋतु की हवा उजाड़ हो गई, शेष सूरज खून की तरह, वातावरण अजीब तरह से उदास था। काव्या मकर सिंह की पीठ से नीचे कूद गई। चारों उत्सुकता से पास आए और मेज पर विभिन्न प्रसाद की व्यवस्था देखी, जैसे कि किसी की याद में। तुम क्या कर रहे हो? काव्या ने पूछा। लंबी दाढ़ी के साथ मिट्टी के पीले रंग का वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने समझाया, हम उन्हें भेज रहे हैं। कौन? आप नहीं जानते। हमने सुना कि कल रात कई नायक पर्वत देवता से मिलने के लिए पहाड़ पर चढ़ गए, लेकिन तब से उनकी कोई खबर नहीं है। हम इन नायकों की दयालुता के लिए आभारी हैं। चूंकि हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ प्रसाद और शराब खरीदने के लिए पैसे जमा किए हैं। जैसे ही अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। रोशनी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप सभी इतने विचारशील थे। हम दिव्य समाज के उन हृदयहीन जानवरों की तरह नहीं हैं। काव्या ने उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने कल उत्सुकता से बारात देखी थी, फिर अब श्रद्धांजलि देने वालों को देखा और आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लोग वास्तव में जटिल हैं। उसने सोचा कि इस तरह के जटिल प्रकृति वाले मनुष्यों का निर्माण करते समय देवी नुवा के मन में क्या विचार थे। अधेड़ उम्र के आदमी ने शराब का एक कटोरा उठाया और नदी की सतह पर उस आधे सूरज का सामना करते हुए कहा, नायकों, अच्छी तरह से यात्रा करें। रतनपुरी शहर के हम लोगों ने आपको विफल कर दिया है। पूर्वी हवा बारिश की तरह आंसू बहा देती है, मैला शराब मरते सूरज को दर्शाती है। यहां से आप अजनबियों के रूप में बहते हैं, एक राग जो आपकी आत्माओं को घर ले जाता है। नायकों, आपका अच्छा किराया है। नायकों, आपका अच्छा किराया है। उसके पीछे की भीड़ ने एक स्वर में कहा, कई लाल किनारों वाली आंखों के साथ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी शराब पकड़ रखी थी और उसे नदी में डालने ही वाला था कि किसी ने उसे बीच रास्ते में रोक दिया। काव्या ने उसकी डालने की गति को रोक दिया, शराब का कटोरा लिया, फिर अपना सिर पीछे झुका लिया और बड़े पैनापन के साथ कई घूंटों में यह सब पी लिया। भीड़ हंफने लगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे सदमे में शराब खत्म करते देखा, फिर गुस्से में कहा, युवा महिला, यह बहुत अपमानजनक है। हम हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नाराज मत हो। क्या यह शराब वैसे भी हमारे लिए नहीं है?
हु? आपके लिए? भीड़ ने आखिरकार अपने सामने के 4 युवाओं पर एक उचित नजर डाली। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें चौंका दिया। विशाल तलवार ले जाने वाला युवक कटे हुए सिरों की एक बड़ी स्ट्रिंग पकड़े हुए था। सबसे ऊपरी सिर में सुनहरे बाल और सुनहरी आंखें थीं, जो चौड़ी, उग्र आंखों से घूर रही थीं, वास्तव में भयानक। यह! काव्या ने पास में खड़े बैनर की ओर इशारा किया। इसे नीचे ले जाओ, उसने कहा, फिर सिर की स्ट्रिंग की ओर इशारा किया, और इसके बजाय इन्हें लटका दें। यह क्या है? पर्वत देवता। पूरे रतनपुरी शहर में कोहराम मच गया। मूल रूप से कल रात पहाड़ पर जाने वाले नायकों की खबर तेजी से फैल गई थी। रतनपुरी शहर में कई लोग उन नायकों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो जीवित नहीं लौटे थे, कुछ अफसोस के साथ विलाप कर रहे थे, कुछ गर्व कर रहे थे, और अन्य को डर था कि पर्वत देवता फिर से दंड लगा देंगे। लेकिन अब यह कहा गया था कि न केवल वे वापस आ गए थे, बल्कि उन्होंने पर्वत देवता को मार डाला था। क्या यह सच था? क्या कई 100 वर्षों के बाद रतनपुरी शहर आखिरकार अपने कष्टों से मुक्त हो पाएगा? क्या उन्हें अब इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि किसके प्रियजन सुबह मूर्ख बनकर उठेंगे? कई लोग पर्वत देवता को देखने के लिए गोदी की ओर दौड़ पड़े। जब उन्होंने झंडे के खंभे के शीर्ष पर सुनहरे बालों वाले, सुनहरी आंखों वाले सिर को देखा, तो अधिकांश ने इस पर विश्वास किया। आखिरकार मानव गर्दन पर इतनी विचित्र बात उगने की कल्पना करना कठिन था। कुछ लोग, जो अभी भी पर्वत देवता से डरते थे, तुरंत घुटने टेक दिए और प्रणाम किया। अन्य लोगों ने सिटी लॉर्ड्स मेंशन की दिशा में प्रणाम किया, जहां नायक कथित तौर पर रह रहे थे। आम लोगों ने अनायास ही खुद को झंडे के खंभे की रखवाली करने के लिए संगठित किया, जिससे बुरे इरादे वाले लोगों को परेशानी पैदा करने से रोका जा सके। स्थिति को अपने खिलाफ होते देखकर दिव्य समाज ने अपने दरवाजे कसकर बंद कर दिए और हर जगह बिचौलियों की तलाश की, इस उम्मीद में कि वे सिटी लॉर्ड्स मेंशन में नायकों के साथ दर्शकों का अनुरोध करेंगे। कोई अस्पष्ट कारणों से कल से दुल्हन के घर गया और चीजों को तोड़ दिया। दुल्हन के माता पिता और भाइयों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। दूसरों ने उपहार खरीदे और सिटी लॉर्ड्स मेंशन में आए, उन्हें रहस्यमय नायकों के सामने पेश करना चाहते थे, बेहतर अभी तक अगर वे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। सिटी लॉर्ड्स मेंशन के अंदर भाई बहन राजवीर चंद्रवंशी और ईशानी चंद्रवंशी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। दोनों में से कोई भी कल रात ज्यादा सोया नहीं था और पूरे दिन उदासीन था। उन्होंने यह भी सुना था कि कल रात चंद्ररतन पर्वत की दिशा में अजीबोगरीब रोशनी ने आकाश को छेद दिया था, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह इस मामले से संबंधित है या नहीं। उन्होंने चंद्ररतन पर्वत के चारों ओर स्काउट करने के लिए सभी उपलब्ध कर्मियों को भेजा था, लेकिन लहर के बाद लहर बिना किसी अच्छी खबर के लौट आई। तब उन्होंने अपने बड़े भाई से नायकों की तलाश के लिए चंद्ररतन पर्वत में और अधिक लोगों को भेजने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। न केवल मना कर दिया, बल्कि प्रताप चंद्रवंशी ने भाई बहनों को भी निगरानी में रखा था ताकि वे आवेग में आकर पहाड़ पर न जा सकें। राजवीर चंद्रवंशी ने अपने बड़े भाई को दोष नहीं दिया, जिनके अपने विचार थे। लेकिन बस यह सोचकर कि वे 4 जीवंत, उत्साही युवा वास्तव में चले गए होंगे, उसे अत्यधिक दर्द से भर दिया, जिससे वह चाहता था कि वह उनकी जगह ले लेता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से शाम के समय चारों पूरी तरह से सुरक्षित लौट आए और उन्होंने पर्वत देवता को मार डाला था। ईशानी चंद्रवंशी इतनी खुश थी कि वह रो पड़ी और राजवीर चंद्रवंशी भी उत्साहित थे, हालांकि उन्होंने अभी भी कुछ तर्कसंगता बरकरार रखी थी। काव्या के थके हुए भाव को देखकर वह जानता था कि उन्होंने कल रात एक भयंकर लड़ाई झेली होगी। उन्होंने लोगों को काव्या और अन्य लोगों को बसाया, उन्हें खाने और अच्छी तरह से आराम करने दिया, फिर ईशानी चंद्रवंशी को ठीक होने के बाद उनके लिए एक उत्सव भोज की मेजबानी करने पर चर्चा करने के लिए एक तरफ ले गए। इसके तुरंत बाद प्रताप चंद्रवंशी ने संदेश भेजा कि कल वह पर्वत देवता के शरीर की खोज के लिए लोगों को चंद्ररतन पर्वत पर भेजेंगे। उत्सव भोज को गवर्नर की हवेली द्वारा भव्य रूप से वित्त पोषित किया जाएगा और पूरा शहर उत्सव में शामिल होगा। राजवीर चंद्रवंशी को पता था कि उनका बड़ा भाई भी बहुत खुश है। किसी तरह उसे प्रतिशोध की भावना महसूस हुई। ईशानी चंद्रवंशी अब इतनी उत्साहित थी कि उसे किसी भी तरह अपनी ऊर्जा को चैनल करने की जरूरत थी,
इसलिए उसने उत्सव भोज के विवरण के बारे में अंतहीन बात की, कई विचारों के साथ आ रही थी। राजवीर चंद्रवंशी चुपचाप सुनते रहे, उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। उसने अपने हाथ में एक सफेद जेड लटकन रखा, धीरे से उसे सहलाया और अचानक कहा, छोटी बहन। हम्मा? क्या बात है राज भाई? उत्सव भोज के दौरान मैं उसे अपना दीर्घायु लटकन देना चाहता हूं। क्या? हाँ। फिर उस रात रतनपुरी शहर में कई लोगों को नींद नहीं आई। अगली सुबह नाश्ते के बाद ईशानी चंद्रवंशी राजवीर चंद्रवंशी को खोजने के लिए गई। जब नौकरानी ने ईशानी चंद्रवंशी को देखा तो उसने लाल आंखों से कहा, यंग मिस, दूसरा युवा मास्टर, वह राज भाई को क्या हुआ? कृपया अपने लिए देखें। ईशानी चंद्रवंशी हैरान होकर राजवीर चंद्रवंशी के कमरे में चली गई। राजवीर चंद्रवंशी अपनी कुर्सी पर ठीक से कपड़े पहने बैठे थे, उनकी विशेषताएं हमेशा की तरह कोमल और सुंदर थीं। वह अपने हाथों में एक चमकीले नारंगी के साथ खेल रहा था, कभी कभी उसे उछाल रहा था और उसे पकड़ रहा था, जैसे कि एक सजावटी गेंद के साथ खेल रहा हो। कदमों की आहट सुनकर उसने केवल एक बार ऊपर देखा, फिर अपना सिर नीचे किया और नारंगी के साथ खेलना जारी रखा। ईशानी चंद्रवंशी का दिल डूब गया। उसने धीरे से कहा, राज भाई? राज भाई? उनके राज भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसा कि वह आमतौर पर करते थे। ईशानी चंद्रवंशी के हाव भाव काफी बदल गए, उसकी आंखों से तुरंत आंसू बह निकले। राज भाई, मुझे डराओ मत। वह दौड़कर उसके पास गई, उसका चेहरा सहलाया और कहा, राज भाई, मुझे देखो। मुझे बताओ, मैं कौन हूं? राजवीर चंद्रवंशी ने उसे अपना चेहरा पकड़ने की अनुमति दी, उत्सुकता से थोड़ी देर तक उसके चेहरे को घूरते रहे, फिर अचानक मुस्कुराए और कहा, अरे। ईशानी चंद्रवंशी को ऐसा लगा जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गई हो। वह राजवीर चंद्रवंशी को एकटक देखती रही, यहां तक कि रोना भी भूल गई। उसके राज भाई, जो हमेशा उसे देखकर मुस्कुराते थे, जो उसके साथ खेलते थे और उसकी गंदगी को साफ करते थे, जो उसे सहन करते थे, उसकी रक्षा करते थे और बिगाड़ते थे, अब मूर्ख बन गए थे। ठीक वैसे ही जैसे इस रतनपुरी शहर में हजारों शापित लोग हैं। कल उसने शर्माते हुए चेहरे के साथ उससे कहा था कि वह अपनी लंबी उम्र का लटकन उस लड़की को देना चाहता है जिसे वह पसंद करता है। आज वह यहाँ बैठा था और उसे लकड़ी की मूर्ति की तरह घूर रहा था। ईशानी चंद्रवंशी रोने लगी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, वह संभवतः इस तरह के परिणाम को कैसे स्वीकार कर सकती थी। राजवीर चंद्रवंशी उसके रोने से नाराज लग रहे थे। उसने भौहें चढ़ा दीं, उसे दूर धकेल दिया और उसे फर्श पर रोने दिया, जबकि वह एक संतरे के साथ खेलना जारी रखता था। नौकरानियां ईशानी चंद्रवंशी की मदद करने के लिए आईं। उसे सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, हमने सबसे बड़े युवा मास्टर को लाने के लिए किसी को भेजा है। बड़े भाई को बुलाने का क्या फायदा? क्या इससे राज भाई बेहतर होंगे? ईशानी चंद्रवंशी रोई, इन शब्दों को उसके पीछे फेंक दिया क्योंकि वह अपने चेहरे से आंसू बहाते हुए बाहर भाग गई। कई नौकरानियों ने उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर पीछा किया। नियमित रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाली ईशानी चंद्रवंशी नौकरानियों की तुलना में बहुत मजबूत थी। वे बहुत पीछे रह गए क्योंकि वह एक झटके में भाग गई, दृष्टि से गायब हो गई। एक चतुर नौकरानी ने देखा, दिशा को देखते हुए, वह शायद मिस यून और अन्य लोगों को खोजने गई है। ईशानी चंद्रवंशी सीधे काव्या और उसके साथियों के आंगन में भाग गई। उस समय वे चारों नाश्ता कर रहे थे। रोशनी ने कुछ मजेदार कहा होगा, क्योंकि काव्या और आर्या सुमेधा दोनों हंस रहे थे। उन्हें एक साथ इतना खुश देखकर ईशानी चंद्रवंशी और भी गुस्से में आ गई। वह दौड़ी और बिना एक शब्द कहे उनकी मेज पलट दी। एक दुर्घटना और एक धमाके के साथ कप और प्लेटें जमीन पर बिखर गईं और वंग वाली लकड़ी की मेज गिर गई। चारों ने जल्दी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, गिरने वाली मेज से बचने के लिए ऊपर कूद गए। आर्य सुमेधा अभी भी अपनी चॉपस्टिक पकड़े हुए ईशानी चंद्रवंशी को आश्चर्य से देखा। आपके साथ क्या गलत है? ईशानी चंद्रवंशी ने काव्या की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तुम झूठे हो। आप कहते रहे कि आपने पहाड़ के देवता को मार डाला, लेकिन आपने मेरे राज भाई को मूर्ख बना दिया।
यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो घमंड न करें। मैं वास्तव में अंधा था कि मैंने आपको गलत समझा था, झूठा, बड़ा झूठा। तुमने मेरी बड़ी बहन को डांटने की हिम्मत कैसे की? रोशनी ने बिना सोचे समझे उसे जोर से धक्का दिया। ईशानी चंद्रवंशी जमीन पर गिर पड़ी, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। विलासिता में लाड़ प्यार करने के बाद माता पिता और भाइयों के साथ जो उसे प्यार करते थे, किसी ने भी पहले कभी उस पर उंगली नहीं रखी थी। काव्या के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि राजवीर ने भी अपनी पृथ्वी की आत्मा खो दी है? रोशनी को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। आह! दूसरा भाई चंद्रवंशी है। ईशानी चंद्रवंशी ने अपना चेहरा ढक लिया और निराशा और शिकायत में चिल्लाते हुए रोया, झूठे, तुम सब झूठे हो। आप सभी। आर्य सुमेधा ने देखा कि यद्यपि वह बेतहाशा व्यवहार कर रही थी, लेकिन वह दयनीय भी थी। वह उसकी मदद करने के लिए नीचे झुका, लेकिन उसने हठपूर्वक उसे दूर धकेल दिया, अपना चेहरा ढक लिया और रोना जारी रखा। काव्या उसके पास गई, नीचे झुक गई और पूछा, वास्तव में क्या हुआ था? ईशानी चंद्रवंशी ने काव्या पर नजर डाली और उसके आंसू और भी अधिक हिंसक रूप से बहने लगे, एक टूटे हुए बांध की तरह उसके चेहरे से दो धाराएं बन गईं। उसने जवाब दिया, मैं आज सुबह राज भाई को खोजने गई और पता चला कि वह अब लोगों को बोल या पहचान नहीं सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे दूसरे चाचा शुरू में थे। राज भाई मूर्ख हो गए हैं। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुमने पर्वत देवता को समाप्त कर दिया है? पहाड़ के देवता की सजा अभी भी क्यों हो रही है? काव्या ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और उत्तर दिया, मैंने सभी पर्वत देवताओं को मार डाला है, लेकिन मेरे राज भाई फिर भी मूर्ख बन गए। तुम्हारे दूसरे भाई के मूर्ख बनने का पहाड़ के देवता से कोई लेना देना नहीं है। रोना बंद हो गया। ईशानी चंद्रवंशी ने सदमे से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि पिछले 270 वर्षों से रतनपुरी शहर ने हर दिन एक पृथ्वी की आत्मा खो दी है। यह पहाड़ के देवता द्वारा नहीं किया गया था, नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने पहाड़ के देवता को नाराज किया था। क्या? मैं इस बारे में 99% निश्चित हूं। मैंने उस सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते से पूछताछ की। दरअसल मैं कल समझाने के लिए बहुत थक गया था, इसलिए अब मैं आपको बताता हूं। पहले उठो। रोशनी नीचे झुकी और ईशानी चंद्रवंशी को जमीन से ऊपर खींच लिया। इस समय तक नौकरानियों ने पकड़ लिया था और दृश्य को साफ करना शुरू कर दिया था, फिर से मेज स्थापित की और व्यवस्थित तरीके से चाय और जलपान परोसना शुरू कर दिया। एक नौकरानी ने गर्म पानी से रुमाल भिगोया और ईशानी चंद्रवंशी का चेहरा पोंछा, फिर उसे कपड़े बदलने में मदद करने की पेशकश की। लेकिन ईशानी चंद्रवंशी ने अपने भाई के बारे में चिंतित होकर सिर हिलाया और उन्हें विदा कर दिया। एक बार जब सभी फिर से बैठ गए, तो काव्या ने संक्षेप में बताया कि 2 रात पहले क्या हुआ था। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते को मारने से पहले उसने सत्य के मंत्र का उपयोग करके उससे पूछताछ की थी। पर्वत गठन के प्रभाव निस्संदेह बहुत बड़े थे। उसके आध्यात्मिक दबाव में सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता मुश्किल से खड़ा हो सकता था, सत्य के मंत्र के तहत झूठ बोलना तो दूर की बात है। दुर्भाग्य से काव्या जानती थी कि प्रभाव अल्पकालिक होगा, इसलिए उसकी पूछताछ जल्दबाजी में थी। उसने केवल 3 प्रश्न पूछे। पहला इसकी उत्पत्ति के बारे में था। यह सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता अपनी युवावस्था में अनाथ हो गया था जब एक अमर ने उसके घर पर आक्रमण किया, अपनी मां को मार डाला और उसे एक अमर निवास में पालने के लिए ले गया। उस अमर का नाम रजनी था, जिसके तुरंत बाद मनोज प्रसन्ना नामक एक अन्य अमर के साथ द्वंद्व युद्ध हुआ और वह हार गया, उसकी आत्मा हवाओं में बिखर गई। सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता उस समय भी छोटा था। यह घबराहट में भाग गया और अंततः चंद्रर्तन पर्वत पर अपना रास्ता बना लिया, जहां उसने बस गया और पहाड़ को अपने अधिकार क्षेत्र के रूप में दावा किया। यह सुनकर आर्य सुमेधा हैरान रह गई। क्या अमर भी मर सकते हैं? काव्या ने सिर हिलाया। बेशक। अमर केवल लंबे समय तक जीवित रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मर नहीं सकते। इस दुनिया में सब कुछ अंततः नष्ट हो जाएगा। चंद्रर्तन पर्वत पर पहुंचने के बाद
सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने खुद को राजा जीवन कहा और चंद्ररतन पर्वत के पर्वत देवता के रूप में प्रस्तुत किया। रतनपुरी शहर के लोगों को हर साल बलि के रूप में दुल्हन चढ़ाने के लिए डराया। जैसे जैसे सुनहरे बालों वाला शिकारी कुत्ता परिपक्व होता गया और उसकी शक्ति बढ़ती गई, आसपास के राक्षसों ने धीरे धीरे इसे प्रस्तुत किया, सम्मानपूर्वक इसे बिग ब्रदर कहा। काव्या का दूसरा सवाल रतनपुरी शहर में पृथ्वी की आत्माओं के नुकसान के बारे में था, जिसे सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने पूरी तरह से नकार दिया। उसने एक दुल्हन के बारे में पूछा जिसने 270 साल पहले आत्महत्या कर ली थी, और क्या उन्होंने रतनपुरी शहर को सजा दी थी। सुनहरे बालों वाले शिकारी कुत्ते ने कहा कि उन्हें उस वर्ष कोई बलिदान नहीं मिला था, और गुस्से में उसने दिव्य समाज के कई लोगों को खाने के लिए पकड़ लिया था। अगले वर्ष फिर से एक दुल्हन आई, इसलिए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। जब काव्या ने पूछा कि क्या वह जानती है कि पृथ्वी की आत्माओं के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसने अज्ञानता में अपना सिर हिला दिया। तो रतनपुरी शहर के लोगों के मूर्ख बनने का पहाड़ के देवता से कोई लेना देना नहीं है, रोशनी ने पूछा। काव्या ने सिर हिलाया। कम से कम सीधे तो नहीं। ईशानी चंद्रवंशी ने पूछा, फिर मेरे राज भाई मूर्ख क्यों बन गए? उसकी पृथ्वी की आत्मा किसने चुराई? काव्या ने धीरे से आह भरी। मैं अभी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि हम अभी भी स्वयं उत्तर ढूंढ रहे हैं। मकर सिंह ने कहा, काव्या, तुमने कहा था कि तुमने उससे 3 सवाल पूछे हैं। तीसरा क्या था? यह। काव्या ने अपने खजाने के थैले से कुछ निकाला और मेज पर रख दिया। ईशानी चंद्रवंशी ने करीब से देखा और देखा कि यह एक छोटा कमर का ड्रम था, जो लगभग 1 उंगली की लंबाई थी, जिसे उत्कृष्ट शिल्प कौशल से बनाया गया था। काव्या ने अपनी उंगली से छोटे ड्रम को झटका दिया और यह हवा के साथ एक सामान्य कमर ड्रम के आकार तक फैल गया। ड्रम में चमकीले लाल सोने की परत चढ़ाया हुआ शरीर और पीले रंग का ड्रमहेड था। ड्रमहेड पर सुनहरी आंखों के साथ एक शिकारी कुत्ते के सिर को चित्रित किया गया था, जो काफी राक्षसी लग रहा था।